वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ओके। जिसमें हम लोग पहले करंट और ड्रिफ्ट के बारे में बातें करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले करंट की डेफिनेशन समझते हैं। देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया पूरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था वो चार्ज एट रेस्ट की बात करता था, राइट। चार्ज जब भी रेस्ट पे होगा, यानी कि उसमें कोई मोशन नहीं होगा, तब उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस डेवलप होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, राइट, वो सारी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आती है। लेकिन जब भी चार्ज मोशन में हो जाएगा तो उसके दो केस बनेंगे। एक, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है, किसी v वेलोसिटी से q चार्ज मूव करता है, तब उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आती है। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तब वो स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर आ जाती है, जिसको हम लोग किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो फिलहाल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं। ये हम 10th में ही पढ़ते आए हैं। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टाइम। लेकिन यहां पर करंट की जो डेफिनेशन होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक आई एवरेज और एक आई इंस्टेंटेनियस। चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। देखो, अगर मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास ए क्रॉस सेक्शन का, उसमें से करंट आई बह रहा है, ठीक है। तो वो आई जो होता है वो बराबर होता है चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम में, टी टाइम में, क्यू चार्ज फ्लो किया इस कंडक्टर में से, ओके। तो जो करंट डेवलप हो जाएगा उसको हम लोग क्यू बाई टी से निकालते हैं, राइट। लेकिन जब कभी आई एवरेज निकालना हो तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करेंगे, ओके। और जब आई इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो क्या करेंगे, डी क्यू बाई डी टी करेंगे। इस डिफरेंस को ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि पहली बात, करंट जो है वेरी कर रहा है और करंट किसी इंस्टेंट पे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज का जो फंक्शन होगा उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर आई एवरेज निकालना है तो एक लंबी अवधि के लिए हम लोग को टाइम दिया गया हुआ है, जिसको हमने डेल्टा टी से लिखा, और उसमें जो चार्ज का डिफरेंस आया, डेल्टा क्यू मतलब क्या हुआ, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, राइट। और ये तब होता है जब चार्ज जो है वेरी कर रहा है टाइम के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चार्ज दिया गया हो 3t, तो देखो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, राइट। किसी इंस्टेंट पे एक t इक्वल टू 1 ले लो तो इस पे चार्ज कितना होगा, 3 होगा। अगर t इक्वल टू 2 ले लो तो चार्ज एट 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। 3 कूलम 6 कूलम, तो चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी क्यू बाई डी टी क्या दे देगा हमें, टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3, बिकॉज 3t का डिफरेंशिएशन करने पे हमें 3 मिलता है। डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। 3 क्या, एम्पियर। अब एक चीज़ नई यूनिट आई यहाँ पे, एम्पियर। तो देखो, जो करंट की यूनिट होती है एसआई में, उसे एम्पियर कहते हैं। और ये करंट जो है 7 बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज में से एक है, जिसमें मास आता है, लेंथ आता है, राइट, और तुम्हारा टाइम आता है। वैसे करंट भी एक 7 बेसिक यूनिट में आता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है एसआई में, जिसको हम लोग ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से। और अगर हमें चेंज निकालना है लंबी अवधि के लिए, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आई एवरेज निकालने को कहा गया इसी कंडक्टर में, और चार्ज जो था फाइनल हो रहा है लेट्स सपोज 10 कुलम, और चार्ज इनिशियल था लेट्स सपोज 2 कुलम, और जो टाइम का चेंज हुआ है वो सपोज करो 5 सेकेंड हुआ है। 5 सेकेंड में इतना चार्ज में चेंज आया, तो आई एवरेज कितना आ जाएगा इस केस में, आई एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 अपॉन में 5, यानी कि 8/5 एम्पियर। ये हमारा क्या आ गया, आई एवरेज आ गया। और आई इंस्टेंटेनियस हमने डिस्कस कर ही लिया है अभी, ठीक है। जब भी चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है तो आई इंस्टेंटेनियस हमारा कांस्टेंट भी आ सकता है और वेरिएबल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो क्यू जो है, अभी तुमने 3t लिया था, मान लो 3t स्क्वायर ले लेते हैं, फिर क्या आएगा, अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी क्यू बाई डी टी क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स आई इंस्टेंटेनियस देगा ये, जो कि डी क्यू बाई डी टी करने पर मिल रहा है 6t मिल रहा है। देखो आई इंस्टेंटेनियस भी अभी 6t के बराबर है, तो आई जो मिला हमें वो भी वेरिएबल है टाइम के साथ, बिकॉज इसमें टाइम का फंक्शन अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो
करंट भी वेरी कर सकता है, चार्ज वेरी तो करेगा ही करेगा, तब हम आई इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, लेकिन हो सकता है जो करंट आए वो भी वेरिएबल ही आए हमें। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो एक चीज समझ लो कि एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है। पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। करंट जो है कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। देखो यहां पर मान लो दो ब्रांचेस में करंट आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, तो इन दोनों ब्रांचेस से एक और ब्रांच निकली इस तरफ, तो ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे और इस तरफ कितना करंट हो जाएगा 5 एम्पियर का इस ब्रांच में, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर अगर मान लो 60 डिग्री का एंगल था, जिसको अगर बढ़ा के हमने ले सपोज 90 कर दिया, अब 2 एम्पियर ऊपर से आ रहा है और 3 एम्पियर जो हमने ऐसे टिल्ट कर दिया है इस वाले वायर को, और 3 एम्पियर ऐसे आ रहा है, एंगल अब 90 का हो गया, और थर्ड वायर को ऐसे रखा है हमने अगर, तो भी क्या एम्पियर का जो वैल्यू आएगा ऐड होने के बाद वो चेंज हो जाएगा? नहीं, अभी भी 2 + 3 5 एम्पियर ही आएगा, इवन दो कि हमने एंगल दोनों के बीच में डिफरेंट हो गया, अब 90 से 60 कर दिया। यानी कि इफेक्ट ऑफ एंगल नेग्लिजिबल, आई मीन होता ही नहीं है। चेंज ऑफ एंगल अगर करोगे वायर्स के बीच में तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ में क्या करते थे हम लोग, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका कंपोनेंट लेते थे एक्स में, वाई में, फिर रिजल्टेंट निकालते थे नेट एक्स में, नेट वाई में, राइट। लेकिन वो यहाँ पर नहीं करना है, और अगर वो नहीं करना है वेक्टर एडिशन, इसका मतलब कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो साबित होता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट एड्स लाइक अ स्केलर क्वांटिटी इटसेल्फ। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखो एक फंक्शन दिया हुआ है क्यू का, जिसमें क्यू देखो टाइम डिपेंडेंट है, t² + 2t + 4। तो हमें क्या निकालना है? आई एवरेज निकालना है पहले 0 से 3 सेकंड में, और आई इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t = 2 सेकंड में। मतलब जो दूसरा सेकंड है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आई इंस्टेंटेनियस कितना होगा। तो पहले आई एवरेज निकालते हैं। तो आई एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, राइट, जिसका मतलब है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, करेक्ट। अच्छा, क्यू फाइनल क्या होगा जरा इसमें देखो, क्यू फाइनल ऐसे लिखो स्मॉल क्यू, क्योंकि क्यू फाइनल हमें लिखना है ना। तो इसका फंक्शन है t² + 2t + 4, ठीक है। और जो टाइम दिया हुआ है फाइनल टाइम वो 3 सेकंड है, तो 3² रखेंगे यहाँ पे, 2 × 3 + 4 कितना आ गया, 9 + 6 + 4 आ गया 19 कूलम। ओके, 19 कूलम। वैसे क्यू इनिशियल कितना आएगा, जब इस फंक्शन में टाइम = 0 रखेंगे, बिकॉज इनिशियली टाइम 0 था, तो 0² + 0 + 4 आएगा, यानी 4 कूलम आ जाएगा, राइट। तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कितना हो गया, 19 - 4 इतना कूलम, अपॉन में टाइम कितना बीता है 3 सेकंड का, डेल्टा टी 3 हो गया 3 सेकंड का। तो 19 - 4 कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 15, और अपॉन में 3 यानी कि 5 एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर करंट आएगा। अब हमें क्या निकालना है, आई इंस्टेंटेनियस निकालना है t = 2 सेकंड पे। तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम जानते हैं आई इंस्टेंटेनियस जो होता है वो dq/dt होता है, यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा देखो, d/dt ऑफ t² + 2t + 4 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2t पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 2 आ जाएगा सिर्फ, और थर्ड टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। तो हमें किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम निकालना है, 2 सेकंड पे। तो आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ रही है 2t + 2, तो अब t की जगह क्या रख दो, 2 रख दो यहाँ पे। तो हो गया 2 × 2 + 2 यानी कि 6 एम्पियर। आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो गई 6 एम्पियर, और आई एवरेज की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर, ठीक है। और अगर तुम्हें 1 एम्पियर का डेफिनेशन समझना है तो 1 एम्पियर देखो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा 1 कूलम चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड। ओके, इस तरह से भी 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो एक और फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर करंट दिया हुआ है टाइम वेरिएबल, जैसे मैं बता रहा था कि करंट भी वेरी कर सकता है टाइम के साथ, वो दिया हुआ है यहाँ पे 2t² + 1। तो पूछा है कि फाइंड द क्यू फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, एक क्रॉस सेक्शन का
इसमें से इतना करंट फ्लो कर रहा है आई, तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा 0 से लेके 4 सेकेंड में, ओके। और ये भी निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन इन दिस टाइम, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया गया होगा। तो देखो अभी हम जानते हैं कि करंट को हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt लिख सकते हैं ना, दैट इज 2t स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। और dq को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2t स्क्वायर प्लस 1, ये dt यहाँ पे चला जाएगा, करेक्ट। अब सिंस हमें देखो चार्ज निकालना है कितने से कितने टाइम में, 0 से 4 सेकेंड में, तो इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर दें 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, तो हमें टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा ना, क्यू, जो कि कितना हो जाएगा, देखो पहला टर्म हो गया टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 4 तक। वैसे ये टर्म में सिर्फ डी टी इंटीग्रेट होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, ओके। यही होगा ना, बिकॉज 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेट हुआ सिर्फ 0 से 4 तक, और यहाँ सिर्फ डी टी बचा, 0 से 4 तक इंटीग्रेट हुआ। तो हमें जो मिला वो मिला 2 इंटू टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3, 0 to 4, और यहाँ मिला 0 to 4, 4 माइनस 0 4 ही आ जाएगा सिर्फ। तो यहाँ जो फंक्शन बन रहा है वो आएगा हमें 2 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 हो जाएगा इधर, और प्लस 4। तो फाइनली जो वैल्यू मिल रही है हमें वो मिल रही है 4 का क्यूब होता है 16 होता है स्क्वायर, और 64 हो जाएगा, राइट। 64 इंटू 2 अपॉन में 3, यही मिलेगा। और ये हो गया 128 बाई 3, इतना क्या, इतना टोटल चार्ज कूलम। तो 128, आई मीन टोटल चार्ज फ्लोन विल बी 128 बाई 3 कूलम। ये कटने वाला है नहीं अब, राइट, बिकॉज डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा। अच्छा, अब एक पार्ट और पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन इन दिस टाइम। तो टोटल चार्ज इतना फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में 0 से 4 सेकेंड में, ये हम निकाल चुके हैं। और हमें पता है कि कहीं भी कोई भी चार्ज होता है तो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है, दैट इज क्यू मस्ट बी इक्वल टू एन ही होना चाहिए, राइट। तो इसकी जगह पे एन ही लिख सकते हैं, जहाँ पे एन क्या होता है, इंटीजर होता है, और ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ओके। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं, अब इसकी जरूरत है नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो एन की वैल्यू आ रही है 128 बाई 3, और ई की जगह रख सकते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 128 बाई 3, इधर कुलम है ही, ये भी कुलम है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 अपॉन में 1.6 इंटू 3, और ये हो जाएगा वहाँ पे 10 टू द पावर 19, ठीक है। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू जो है 128 0 लगा दो और नीचे 16 इंटू 3 कर दो, इंटू 10 टू द पावर 19। तो जो वैल्यू आएगी हमें, कुछ कट रहा है, यस 4 से कट रहा है, 4 4 16 हो गया, 4 3 12, और 4 2 8, 320 हो गया। वैसे ही 480 से कटा, ये 4 8 32 होता है ना। तो 80 बाई 3 आ रहा है, 80 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जिसको अगेन डेसिमल में निकाला जा सकता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में भी तुम कर सकते हो, बिकॉज एक जीरो यहाँ जाएगा, 10 पर 20 बन जाएगा। तो 8 बाई 3 इंटू 10 पर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विल फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर इन दिस टाइम 0 to 4 सेकेंड, इफ द करंट इज लाइक दिस 2t स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।